नमस्कार प्यारे साथियों। इस क्लास में क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक कृतिका 1 का उपन्यास माता का आंचल गद्यविधा बताने जा रहा हूँ। यह गद्यविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ग्रामीण जीवन पर आधारित गद्यविधा है। इस गद्यविधा के लिखने वाले उपन्यासकार हैं शिवपूजन सहाय, जो देहाती दुनिया से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इतना ही नहीं, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया। लेखक के उपन्यास की भूमिका में यह संकेत दिया है कि ठेठ से ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, निरक्षर, हलवाई, मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है, अर्थात इस उपन्यास में मेन व्यक्ति जो है से वह भोलानाथ है। इस कथा का मेन पॉइंट मतलब उन्हीं पर आधारित है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल और माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों को अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालिक समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया है। किसमें? तो माता के आंचल गद्यविधा ने। बहुत इम्पोर्टेंट है, एक पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे कि यह देहाती दुनिया से ली गई उपन्यास है और शिवपूजन सहाय के द्वारा लिया गया है। इन बिंदुओं को आपको भूलना नहीं है किसी भी हाल में, ठीक है। माता का आंचल शिवपूजन सहाय के द्वारा यह उपन्यास लिखी गई है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाली है। कैसे मिलेगी अभी हम बताते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात इस पंक्ति का आशय यह हुआ कि लड़के जहाँ रहेंगे, बच्चे जहाँ रहेंगे, वहाँ खुशी का माहौल रहेगा। आप बच्चे के साथ यदि खेलेंगे तो मुफ्त में आपको डिप्रेशन की दवा मिल जाती है। आपके चेहरे पर इसीलिए खुशी का जो चमक है वो दिखाई देने लगता है, जैसे बच्चों के चेहरे पर होती है। बच्चों को न भूत का अथी रहता चिंता, न भविष्य की चिंता रहती है और न वर्तमान की। वो केवल खेलने में, खाने में ही मतंग रहते हैं, माहिर रहते हैं। इसीलिए उनकी बचपना जो है बहुत ही खुशनुमा बीतती है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और उनके शरीर पर जो शाइनिंग रहता है, चमक रहता है, वो बहुत ही सुंदरता की चमक रहती है। पर वहीं दूसरे पहलू में देखा जाए, समाज के 2 पहलू होते हैं। एक तो बच्चे हो गए, दूसरा बूढ़े। बूढ़े में खर्चे का और चिंता का विषय बनी हुई रहती, जिसके कारण जो शरीर का जो चमक है वो धीरे धीरे फीका पड़ती चली जाती है। तो इस पंक्ति का आशय आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे शिवपूजन सहाय कहते हैं उपन्यासकार कि हमारे पिता तड़के उठकर, निपटकर, नहाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग जाते। अंग मतलब शरीर में चिपक जाना। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। कभी कभी पंक्ति में पूछ देगा कि हम बचपन से उनके अंग लग जाते हैं थे, यह निम्नलिखित में से किस गद्यविधा का है पंक्ति है? तो आपको लगाना होगा माता का आंचल गद्यविधा का है, ठीक है, उपन्यास का। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। वहाँ अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला करके पूजा पर बैठा लेते। हम भयभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। दिक मतलब दिक्कत। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुट कर देते। हमारे लीलार में भयभूत खूब खुलती थी। आपने अक्सर देखे होंगे
अपने घरों में जब बड़े लोग पूजा करते हैं तो आप भी छोटे होंगे तो आपको उतना ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आपसे छोटे बच्चे हैं तो यदि आपके माता पिता पूजा करें, छोटे बच्चे घंटियां लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, धूप लेकर के वे पीछे पीछे घूमते हैं और वे भी गुनगुनाते हैं। और दूसरे पहलू आप ये भी देखे होंगे, उसी का जस्ट काल्पनिक रूप वे बच्चों के साथ जब खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो मिट्टी का दिए बना करके, मिट्टी का मूर्त बना करके, मिट्टी के प्रसाद बना करके, मिट्टी की रोटियां बना करके, ठीक है, एक कोने में बच्चे खेलते हैं। वह सच मानते हैं, हमें और आपको लगता है काल्पनिक है, लेकिन उस काल्पनिक की दुनिया में वे उतर जाते हैं, डूबे रहते हैं। कुछ हंसकर सिर में लंबी लंबी जटाएं थे, भयभूत रमाने में सब खांसे बम भोला बन जाते थे। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कह करके पुकारते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर असल में हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर था। हम भी उनके बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। माता को क्या कहते थे? मैया। जो उपन्यासकार है वो माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तो उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे कर देते, वह भी मुस्कुरा पड़ते। बचपन में हर कोई बच्चा जो होता है लज्जा होता है, उसकी ओर देखेंगे तो सर झुका देगा, नजरें चुराता है, ऐसे तमाम हरकतें आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार यहाँ उपन्यासकार जो है से इसी चीज़ को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। पूजा पाठ चुकने के बाद वह राम राम लिखने लग जाते और अपनी राम नाम की बही में 1000 बार राम लिख करके वह उसे पाठ की पोथी के साथ बांधकर रख देते। और फिर क्या करते कि देखिए बच्चे के साथ यहाँ पे डालियों पर झूला झूला रहे हैं तारकेश्वर उपन्यासकार जो हैं उनके पिता, और इस तरह से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपने जो चिंता का विषय है, चिंता जो छाई हुई है, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बच्चों के साथ खेलना चाहिए और बच्चा बन करके अपने उन काल्पनिक वो बचपना को आप ला सकते हैं। जब बच्चे के साथ खेलेंगे, बच्चे के साथ रहेंगे, तभी आप बचपना का याद अपने में संयोग सकते हैं। यहाँ पे उपन्यासकार हैं, कहते क्या हैं कि 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियां में लपटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी में चले जाते। उनके पिता जो हैं मछलियां खिलाने के लिए आटे की गोलियां में राम नाम लिखते हैं और फिर उस राम नाम का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। कोई राम नाम का माला जपता है तो कोई राम नाम का पेजों में कागज में लिखता है, यह जिंदगी भर लिखता है, जिससे ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियां को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधों पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियां को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बिठाकर झूला झुलाते। यहाँ पे तारकेश्वर के पिता अर्थात उपन्यासकार के जो पिताजी हैं वे बच्चों को अब खुशी देने के लिए पेड़ों की डालियों पर झूला झुलाते, अपने भी उस खुशी में शामिल हो जाते और अपनी बचपना की आदत को वो ताज़ा करते। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, हम उनके पछाड़ देते या उतान पड़ जाते, हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों में को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुख की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाईं मूछ हमारे कोमल गालों में गड़ा देते। अर्थात आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चे के गाल में उनका गाल छूना, उनको पप्पी लेना, किस करना बहुत आनंद लगता है बड़ों का, किसी भी लोगों का। वह चाहे बच्चा कुत्ते का बच्चा हो या
गाय का बछड़ा हो क्यों ना हो, सभी बच्चों के साथ खेलना सभी लोगों के आनंद लगता है। और उनकी शरीर जो कोमल रहती है, इतनी नाजुक रहती है, जिसे छूने में हमें आनंदमय हो जाते हैं, आनंद का अनुभव प्राप्त होती है। हम झुंझलाकर फिर भी उनकी मूछें नोचने लग जाते, इस पर बनावटी रोना रोने लग जाते। हम अलग खड़े खिल खिल कर हंसने लग जाते। और यहाँ पे उपन्यासकार जो हैं से अलग होकर के बचपन में वे सैड होकर के वे हंसने लग जाते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठ जाते। वह भी हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरा और गोरस और भात सान कर खिलाते। देखिए, फूल का कटोरा यहाँ पे उपन्यासकार जिक्र किए हैं। इसका मेन पॉइंट यह है कि इसमें उस परिवेश के, ग्रामीण जीवन की परिवेश को बताने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी बचपना आपको और हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कलम और अपनी दिमाग के बल से। जब हम खाकर अफर जाते, अफर जाना मतलब भर जाता पेट, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सोने की चेष्टा करते, इधर उधर भागने। तब मैया थोड़ा खिलाने के लिए हठ करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने की कोर बच्चे के मुंह में देते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता। यहाँ माँ का करुणा के बारे में भी उपन्यासकार जिक्र कर रहे हैं कि माँ का करुणा, ममता किस प्रकार एक बच्चे के प्रति निस्वार्थ भावना से मतलब देते हैं माँ, उसी करुणा को यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं उपन्यासकार। और आप भी इस करुणा को समझिए। अपने माता पिता का ऋण इस जन्म में क्या 7 जन्म में भी आप चुका नहीं सकते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता। हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह खोर खिलाना चाहिए, अर्थात बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना। कोर मतलब होता है जैसे रोटी खा रहे या चावल ले रहे हैं, तो जितने चावल हम अपने हाथ से उठाते हैं उसको कोर बोला जाता है। जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। अर्थात कहने का अर्थ है कि बच्चे जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं तो वह हष्ट पुष्ट कैसे होंगे, लंबा ताजा, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की तरह हष्ट पुष्ट, जिससे अनेक दुश्मनों को एक साथ मार सके। देखिए, मैं खिलाती हूँ, क्या जाने मर्दुए मतलब मर्द को बोला गया है, पुरुष को। बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथे से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता। महतारी मतलब माता को, ठीक है, उसे खिलाने से बिल्कुल सही है। क्योंकि माँ को आप देखे होंगे अनेक विद्यालयों में 1 to 5 में माँ को वहाँ पे दर्जा दिया गया है। महिलाओं को अक्सर स्कूल में 1 to 5 में लिया जाता है, इसी कारण से कि बच्चे जो है से जो एथी से होते, महिलाओं से, माँ से वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं। यह कहकर वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि की बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। हम भी उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। उपन्यासकार कहते हैं कि मेरी माँ जो है कभी मैना का नाम लेकर के, कभी कबूतर का, कभी हंस का, कभी मोर का आदि चीज़ों को नाम लेकर के वे हमें खिलाने का प्रयास करते और हम उसे खा लेते। बचपन में आप जिस ओर ढालेंगे बच्चों के, उस ओर ढल जाएंगे। इसलिए बचपना जो होती है एक मिट्टी, कुम्हार जिस प्रकार मिट्टी को अनेक रूप देने की कोशिश करता है, उसी प्रकार आप बचपन में चाहेंगे बच्चों को अनेक रूप देने के, अनेक चीज़ों में आप ढाल सकते हैं। वह एक मिट्टी के समान होते हैं। इस उपन्यासकार में बहुत कुछ आपको सीखने को मिली है। जब हम बनावटी चिड़ियों को चट जाते, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते। फिर रस्सी से में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ जाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी हम एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती। हम रोने लग जाते। बाबूजी भी
उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर उसमें उपटन को छोड़ती थी और फिर हमारे नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती। हम खांसे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में खिसकने खिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही खिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हजमोले की दल से मिलकर मजा लेते। अर्थात यहाँ पे उपन्यासकार कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं से कितनहू कर लीजिए, ज़्यादा आनंद अपने संगति में, अपने बच्चों के ग्रुप में ही खेलना पसंद करते और वे तमाशे करने लग जाते हैं और बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं और फिर अनेक तमाशा नाटक कर जाते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पे जो है उपन्यासकार बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या क्या बताए हैं। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते वहाँ रंगमंच बन जाता। आप देखे होंगे बचपन में बच्चे भी नाटक खेलते। छोटे छोटे सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदवा तानकर मिठाइयाँ की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिल्लम की खोंचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरी, गीली मिट्टी की जिलेबी, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरियाँ पैसे खरीद लेते। यहाँ पे आप देखिए बच्चे का जो मनोरम दृश्य है बचपना का, खेलने का, उसे आपके सामने यहाँ पे प्रकट किया गया है उपन्यासकार के द्वारा। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। थोड़ी देर में मिठाइयाँ की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती थी। तिनकों का छप्पर, दतून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, खड़े के मुहरे को चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी की घी, धूल के पीसन और बाबूजी की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते थे, हम ही लोग जोनार बैठती थी। जब पंगत बढ़ जाती तब बाबूजी धीरे धीरे से आकर पांत के आंत में जिमने के लिए बैठ जाते और उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को ध्यान रखते थे। और इतना ही नहीं, भोलानाथ जो है वह जो भोलानाथ को चिढ़ाते भी थे इसमें। ठीक है, उपन्यासकार जिस प्रकार से जिक्र कर रहे हैं वह सचमुच बचपना में, कल्पना की दुनिया में आज हमें और आपको ले जाना चाह रहे हैं। कभी कभी हम लोग बारात को भी जुलूस निकालते थे और कनस्तर का तंबूरा बजता और अमले को घिसकर शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चहदानी की पालकी बनती। हम सामधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने में चढ़कर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। ऐसा अक्सर हर मोहल्ले में, गली मोहल्ले में, आजकल के खास करके गांव में इस तरह के बच्चे खेला करते हैं। इसमें देखिए उपन्यासकार जो हैं इसमें बताने की यह भी कोशिश किए हैं कि बच्चे खुले वातावरण में खेलने से उनका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, कलात्मक विकास होता है, कृतात्मक विकास होता है, अनेक प्रकार के सार्वजनिक विकास उसके अंदर में हो जाती है। पर वहीं एक पक्ष यह भी है कि बच्चे शहर में इस तरह की खेल नहीं खेलते। यहाँ पे बच्चे जो हैं से अपने दोस्तों से कट जाते हैं, अपने गली मोहल्ले से, और यहाँ खिलौनों से नहीं बल्कि प्लास्टिक के खिलौने से शहर के जितने बच्चे हैं वो खेलते हैं, जिससे
क्या होता है, बीमारियां उत्पन्न होती है। पर वही दूसरे पहलू देखिए, गांव में बच्चे की रोशनी जो छोटे छोटे उम्र में कम नहीं होते, चश्मा नहीं लगाते हैं, बहुत उम्र बीत जाती तब वहाँ चश्मे लगाने की नौबत आती, वो भी बहुत कम। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर की लिपे, आम और केले की टहनियाँ पर सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हाड़ी का कलसा रख करके कुलिस कुल्हिए कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोले पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन की चढ़ा लिया जाता था और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उखाड़ कर दुल्हन के मुख निहारते लगते त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। अक्सर ऐसा ही होता है, उनको बच्चों को उतना दिमाग नहीं होता है, उतना दिमाग विकसित नहीं हुआ रहता है, तो वे हंस कर लजा करके भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, मतलब फिर विचार करते कि अब खेती की जाए। तब देखे होंगे छोटे से कुदाल लेकर के छोटे से कोने में, काल्पनिक दुनिया में वैसे मतलब सचमुच नहीं करते हैं, लेकिन जिस प्रकार बड़ों से देखते हैं सीखते हैं उसी प्रकार वे खेती करना प्रारंभ कर देते हैं। बस चबूतरे की छोर पर घिरनी घर जाती थी, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बंटी हुई पतली रस्सी में एक चुकड़ बांध गराडी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीच और ठेला हठ जोहाड़ा बड़ी मेहनत से खेत जोतते बोए और पटाए जाते थे। यहाँ पे लेखक जो है उपन्यासकार वो बता रहे हैं कि बहुत ही मेहनत से, ठीक है, हम लोग खेती करते और फिर उसे पटाते उठाते। फसल तैयार होते देर लगती थी और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजे सो भई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसके पैरों में रोंद डालते थे। कोसरे पर सूप बनाकर ओसते और मिट्टी के दिए को तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बारात खेला करते थे। बटोही भी कुएं देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। यह लेखककार जो है, जिस प्रकार निबंधकार हमें बताने की कोशिश की है, बहुत ही काल्पनिक दुनिया में बच्चे जीते हैं और बहुत ही आनंद का समय होती है। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों को झुंड देख पाते तब कूदकर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसाने की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लग जाते। ऐसा अक्सर होता है। अब बचपन की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप देख पा रहे हैं इस उपन्यास में। यही उपन्यास जो है से हमारे उपन्यासकार हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बचपना क्या होती है। वो दुनिया जो है वापस कभी लौट करके नहीं आ सकती है। तो आज के क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।